चाहें तो इस काले बैग में किसी जानवर का मांस है। मेरे हाथ में चाकू है और इससे मैं लड़कियों के शरीर से उसके अंग को अलग कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई हत्यारा हूं, पर ऐसा नहीं है, बल्कि मैं मजबूर हूं इस तरह से हैवान बनने को। शायद गलती मेरी है जो मैंने अपनी बहन को इतने साल तक खुद से अलग रखा, और आज मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। आज 3 साल हो गए मुझे अपनी बहन से मिले हुए, पर ऐसा नहीं है कि मेरी उससे बात नहीं होती थी। मैं उससे दूर रहकर भी रोज बात करता था, पर न जाने क्या हुआ, उसने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। देश से बाहर होने की वजह से मैं भी उसके पास नहीं जा पाया। ऊपर से उसकी हॉस्टल कॉल करो तो अक्सर बिजी ही रहती। शुरू में मुझे लगा कि मेरी बहन मुझसे नाराज है, लेकिन देखते ही देखते उसकी नाराजगी दिनों से महीने और महीने से 1 साल में बदल गई। इसीलिए मैं खुद यहां वापस आ गया उसे अपने साथ ले जाने के लिए। पर जब मैं उसके हॉस्टल पहुंचा तो वहां सब कुछ बदला बदला लग रहा था। जो हॉस्टल पहले बहुत ही खुशनुमा हुआ करता था, उस पे अब मायूसी छाई थी। और तो और उसकी खिड़कियों और दरवाजों को देख मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे महीनों से नहीं खोला है। और इस हॉस्टल के आसपास मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा है? किससे मैं कहूं कि मेरी बहन अनुष्का को बाहर बुला दे? लगता है अब खुद मुझे अंदर जाकर देखना होगा कि वो है कहां पर। ये सब सोचते हुए जैसे ही मैं हॉस्टल के मेन गेट की तरफ बढ़ा, किसी ने चीखते हुए मुझे रोक लिया। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? सारी बच्चियां अभी चैन की नींद सो रही हैं, मत टोको उन्हें। कौन है आदमी जो इस तरह से मुझे डरा कर रोक रहा है? और भला दिन के समय में कौन सोता है? और सोता भी है तो कौन सा मेरे गेट खोलने से जाग जाएगा? भाई, इस हॉस्टल में मेरी बहन रहती है, तो मैं अंदर जाके उसके हॉस्टल के केयर टेकर से तो बात कर ही सकता हूं कि मेरी बहन को बुला दें। और कितना गंदा दिख रहा है इंसान, सिर्फ दिख ही नहीं रहा, इससे तो बदबू भी बहुत अजीब सी आ रही है, जैसे अभी अभी नाले से निकल कर आया हो। पर इसकी शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? अरे, ये तो इस गर्ल्स हॉस्टल का ही केयर टेकर है, पर उसने खुद की ऐसी हालत क्यों कर रखी है? मैं सब सोच ही रहा था और कुछ पूछने ही वाला था कि उससे पहले उसने मुझसे फिर से कहा, चले जाओ तुम, चले जाओ यहां से, इससे पहले कि वो फिर से जाग जाए। अब मुझे उसकी बातों पर गुस्सा आने लगा था, इसलिए मैंने एक कदम उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हैं आप? और क्या हालत बना रखी है आपने खुद की? ऐसी हालत में आप अपने हॉस्टल के बच्चों का ख्याल कैसे रखते होंगे? ये मेरे समझ से बाहर की बात है। मैं अभी अपनी बहन को यहां से ले जा रहा हूं। इतना कहते ही मैंने हॉस्टल का मेन गेट एक झटके में खोल दिया, और मेरे ऐसा करते ही बादल ऐसे गरजा जैसे फटके जमीन को छू आएगा। और तो और दरवाजा खुलने के बाद मेरा ध्यान गया, इसमें कोई धागा बंधा हुआ है, जैसे कि कोई रक्षा सूत्र हो जो मेरे गेट खोलने की वजह से टूट गया है। इससे पहले ही मैं अपने टगमगाते कदम हॉस्टल के अंदर रखता, वो केयर टेकर फिर से चिल्लाते हुए मेरी तरफ बढ़ा, मना किया था ना, मत जगाओ से, अब यहाँ कोराम मचेगा, कोराम। अब ना तेरी बहन बचेगी और ना ही तू। उसकी बात सुन अब मेरे अंदर अग्नि की ज्वाला तदक उठी। मन तो कर रहा था कि उसे यही लहूलुहान कर दूं, पर कुछ तो अजीब था यहां जो मुझे भी चिंता में घेरे जा रही थी। आखिर 1 साल से मेरी अनु से बात क्यों नहीं हो रही? हॉस्टल का एक केयर टेकर यूं पागल क्यों हो गया? और तो और अच्छा भला ये हॉस्टल इतना वीरान क्यों हो गया? पहले तो आसपास काफी लोग रहा करते थे, पर अब ये जगह इतनी खाली क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ यार? मैं सब सोच ही रहा था
इतने में पागल हो चुका ये केयर टेकर कहता है, बहुत बुरा हुआ, तेरी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ, जिसने मुझे भी बर्बाद कर दिया। उसकी बात सुन मैंने कहा, अब सीधा सीधा क्यों नहीं बताते कि आखिर हुआ क्या है और कहां है मेरी बहन अनुष्का, क्या हुआ उसके साथ। मेरे पूछने पर उसने मुझे आज 1 साल पुरानी कहानी सुनाई। अनुष्का इस शहर में काफी अकेली पड़ गई थी। एक तो मैं उससे दूर था और ऊपर से उसकी हॉस्टल में भी किसी के साथ कुछ खास नहीं जमी, क्योंकि सभी लड़कियां काफी मॉडर्न थीं। सबके पास बॉयफ्रेंड और हर दूसरे दिन नाइट आउट पार्टी वगैरह चलता ही रहता था। पर ये सब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे में एक दिन कॉलेज में जय मिला, जिसने उसके कॉलेज प्रोजेक्ट में खूब मदद की। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर वो रोज उसे हॉस्टल में लेने और छोड़ने आने लगा। अनुष्का को उसका हर अंदाज उसे मेरी एहसास कराने लगा। मन ही मन उसने जय को अपना दूसरा भाई मान लिया था, जो उसका बहुत ख्याल रखता था। पर जय ने उसे कभी अपनी बहन की नजर से नहीं देखा। वो तो अनुष्का से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा था। एक दिन बारिश में दोनों भीगते हुए काफी मजे कर रहे थे, जैसे कोई बच्चे हो। जय अनुष्का की अटखेलियों को देख उसे निहारे जा रहा था, और जब इस बात पर अनुष्का का ध्यान गया तो उसने पूछा, क्या हुआ जय, ऐसे क्यों देख रहे हो? आओ ना, आगे चलते हैं। अनुष्का की इतना कहते ही वो घुटने के बल बैठा और उसे आई लव यू कहकर प्रपोज कर दिया। फिर उसे गले से लगा और होठों से चूमने लगा। इधर लगातार बारिश हुए जा रही थी, बिजली कड़क रही थी, और अचानक ये सब होने की वजह से अनुष्का गहरे सदमे में थी। ऐसे सदमे में कि उसे ये भी होश नहीं था कि जय उसके होठों का रसपान कर रहा है। तभी जोर से बिजली कड़की और अनुष्का होश में आई और जय को धक्का देते हुए खुद से अलग कर दिया। उसके इस बर्ताव को जय समझ गया कि अनुष्का उससे प्यार नहीं करती है। फिर अनुष्का ने उसे खूब बुरा भला सुनाया और रोते हुए वहां से चली गई, बिना ये देखे और समझे कि जय की हालत क्या है। वो कई दिनों तक अपने कमरे में बंद रही। फिर एक दिन जब केयर टेकर उसके कमरे में पहुंचा तो पाया कि अनुष्का खुद का गला दबा रही है, और जैसे दम घुटने को होता है तो गला छोड़ देती है। वो कभी खुद के सिर को दीवार पर मार रही है तो कभी चाकू से खुद के हाथ पर छोटा छोटा घाव दे रही है। फिर जैसे ही उसने केयर टेकर को देखा तो वो बेहोश हो गई। उसने अनुष्का को बेड पर सुला दिया, पर उसकी हालत देखकर उसे एहसास हो गया कि इस कमरे में कोई और भी है। शायद कोई शैतानी ताकत जो अनुष्का को परेशान कर रही है। इस बात से उसे किसी आने वाले खतरे का एहसास होने लगा। इसलिए उसने हॉस्टल की सभी लड़कियों को कुछ दिनों के लिए जाने को कह दिया, पर उनमें से कुछ रुकी रह गईं, जिसमें उसकी बेटी भी शामिल थी। लेकिन ये बात उन्हें नहीं पता थी कि वो रात उनके लिए कहर बनकर बरसने वाली थी। हर रात की तरह उस रात भी केयर टेकर हॉस्टल की गैलरी में चक्कर लगा रहा था। तभी उसे देखा कि जिस जिस रूम में लड़कियां रुकी थी उन सभी कमरों के दरवाजे खुले हुए थे। आमतौर पर लड़कियां दरवाजों को बंद रखती थी, पर आज ऐसा क्या हो रहा है कि सबके दरवाजे खुले हुए हैं। अंदर देखने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ा कि किसी चीज पर पांव पड़ के वो फिसल गया। उठकर देखा तो वो किसी इंसान के मांस का लुथड़ा था। तभी हड़बड़ाहट में वो रूम के अंदर झांकता है और पता चलता है कि रूम की लड़की बेजान पड़ी है और शरीर खून से लथपथ, जैसे किसी ने उसे नोच खाया हो। सिर्फ इसी रूम में नहीं बल्कि हर रूम की लड़की का यही हाल था। तभी उसे अपनी बेटी का ख्याल आया। वो भागते हुए सीधा अनुष्का के रूम में पहुंचा, जहां अनुष्का अपने खून से सने चेहरे के साथ उसकी बेटी के सीने पर बैठी थी और उसके शरीर से मांस नोच कर खा रही थी।
उसकी बेटी दर्द से करा रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि दीदी मुझे छोड़ दो, मत करो मेरे साथ ऐसा। पर अनुष्का पर न जाने कौन सा खून सवार था। वो बिना कुछ सोचे अपने दांत से उसे नोचे ही जा रही थी। केयरटेकर भाग कर गया और शिवजी के मंदिर से भभूत उठा लाया और अनुष्का के चेहरे पर लगा दिया। भभूत के लगते हुए ऐसे छटपटाने लगी जैसे किसी ने गर्म गर्म कोयले की आग पर उसे लिटा दिया हो। केयरटेकर ने अपनी बेटी को संभालते हुए अनुष्का से दूर कर लिया और उससे पूछने लगा, कौन है तू और क्यों अनुष्का के सहारा लेकर सभी लड़कियों का शिकार कर रहा है? महाकाल के भभूत के डर से वो सब कुछ बोल पड़ा कि वो अपने बेटे की मौत का बदला ले रहा है, क्योंकि अनुष्का ने उसके प्यार को ठुकराया और उसे बहुत बुरा भला कहा, जिसे सुन उसका बेटा जय अंदर से ही टूट गया। इतना ही नहीं, उसके अंदर जीने की इच्छा ही नहीं बची और ट्रक के आगे कूदकर उसने अपनी जान दे दी। उसकी मौत का ये सदमा वो झेल नहीं पाया और काले जादू की मदद से उसने अपने इकलौते बेटे की मौत का बदला लेने के लिए खुद की जान ले ली और अनुष्का के शरीर में घुसकर उसे तिल तिल कर मार रहा है। कहते हैं कि अनुष्का के अंदर छिपे उस राक्षस ने फिर से उसकी बेटी पर हमला किया और उसके पैर के मांस को नोचने लगा। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने अपने हाथ पर मौजूद सारे भभूत उस पर फिर से छिड़क दिया, जिससे फिर से उसका शरीर जलने लगा और मौका पाते ही केयरटेकर अपनी बेटी को लेकर रूम से बाहर निकला और दरवाजे को बंद कर दिया। अनुष्का अंदर चीखती रही, चिल्लाती रही, पर उसने दरवाजा नहीं खोला। अंत में जब उसे लगा कि वो दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाएगी, तब उसने पूरे हॉस्टल में गंगा जल छिड़ककर हॉस्टल के मेन दरवाजे को महाकाल के रक्षा सूत्र से बंद कर दिया। महाकाल के भभूत ने उन दोनों को उस राक्षस से तो बचा लिया, पर बहुत खून बह जाने के कारण केयरटेकर की बेटी नहीं बच पाई और वो पागलों की तरह रहने लगा। आज इस मेन गेट पर लगे रक्षा सूत्र को तोड़ मैंने उसे फिर से आजाद कर दिया। मुझे तो लगा कि मेरी बहन भी अब इस दुनिया से जा चुकी होगी, पर केयरटेकर ने मुझे बताया कि उन सभी लाशों के एक एक अंगों को अगर जय के पिता की लाश के साथ जला दिया जाए तो मेरी बहन की मुक्ति संभव है, पर उसके लिए मुझे अपनी बहन अनुष्का का भी कोई एक अंग उस लाश के साथ जलाना होगा। केयरटेकर चाहता था कि भले ही उस राक्षस की वजह से उसकी बेटी मर गई, मैं तो अपनी बहन को बचा लूं जो अब भी राक्षस की कैद में है। इतना कहते ही उसने मुझे कहा, जा, महाकाल तेरी रक्षा करेंगे। और एक जोर की बिजली कड़की और वो निढाल होकर गिर पड़ा। शायद भगवान ने उसे मेरी मदद के लिए बचा रखा था और उसे मुक्ति मिल गई, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसलिए मैं हॉस्टल के अंदर गया, जहां सब कुछ बिखरा हुआ था, हर तरफ बदबू, कहीं खून तो कहीं मांस के लोथड़े बिखरे हुए थे। थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे महाकाल का एक छोटा सा मंदिर दिखा। इसीलिए वहां पहुंच मैंने अपने सिर पर भभूत लगा ली और सीधे किचन में गया और वहां से एक बड़ा सा चाकू ले आया और एक एक करके हर रूम में गया और लड़कियों के अंग काटने लगा। इस वक्त मैं किसी हत्यारे से भी बदतर बन गया था, पर क्या करूं, कैसे भी करके मुझे अपनी बहन को बचाना था, जो मेरे कलाई पर राखी इसलिए बांधती थी ताकि मैं उसकी रक्षा करूं। और आज वो वक्त आ गया जब मुझे रक्षाबंधन का फर्ज निभाना है। इधर मैंने सभी लड़कियों की लाश से कोई ना कोई अंग बटोर लिया था, पर अब तक मुझे मेरी अनु कहीं नहीं दिखी। मैं लाश के अंगों से भरे काले बैग को घसीटते हुए बाहर की ओर बढ़ने लगा, पर मेरी निगाहें अभी भी मेरी बहन को तलाश रही थी। तभी मेरे हाथ पर कहीं से खून की बूंद टपकी। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो ये अनु थी, छत से उल्टी लटकते हुए बेहद ही डरावनी
जिसने एक झटके में मेरे ऊपर हमला कर दिया, अपने दादा के ऊपर जिसे वो जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। पर मुझ पर किया हुआ हमला नाकाम रहा और वो बेहोश हो गई, क्योंकि मेरे सिर पर महाकाल का भभूत जो लगा था। पर अब बारी थी कि उसके शरीर से कोई अंग काटा जाए, जो करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। पर मैंने कैसे भी हिम्मत करके उसका एक हाथ काट दिया और खून ना बहे इसलिए उसे कपड़े से बांध दिया। फिर अनु के साथ उस काले बैग को भी गाड़ी में रख कॉलेज से जय का पता लेकर उसके घर पहुंच गया। पर वहां पता चला कि जय यहाँ रेंट लेकर रहता था, क्योंकि उसका अपना घर कहीं दूर जंगल में था। मैं उनका पता ले वहां पहुंच गया। फिर गाड़ी से बैग और पेट्रोल का गैलन ले जंगल के उस कांट के बने मकान की तरफ बढ़ने लगा। अंदर जय के पापा की सड़ी गली लाश पड़ी मिली। वहीं मैंने उस बैग को रखा और पेट्रोल छिड़क कर पूरे घर में आग लगा दी और बाहर आ गया। तभी मुझे दर्द से भरी आवाज सुनाई दी। किसी ने मुझे दादा कहकर पुकारा था। यह आवाज अनु की थी, जो गाड़ी से अंदर आ रही थी। मैं उसके पास दौड़कर गया और उसे गले से लगा लिया। वो अब उस राक्षस के चंगुल से आजाद हो चुकी थी, लेकिन सभी चीजों के कारण उसे अपना एक हाथ खोना पड़ा। पर फिर भी वो बहुत खुश थी, क्योंकि अब हम दोनों भाई बहन साथ थे।